जय हिंद दोस्तों। आप सबों को एक बार फिर से प्रशांत मालवीय का नमस्कार। और आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का इकोनॉमिक्स चल रहा था, लेकिन एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा करने से थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो फिर इकोनॉमिक्स पे आएंगे। फिलहाल हम लोग साइंस में आ रहे हैं, और साइंस में हम लोग जो सेक्शन पे जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट ऑफ मैटर। अब सवाल ये है कि ये मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो भैया डिफिनेशन तो सबको याद है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा भैया, क्या इतना मैं याद करूं, मास ऑक्यूपाइड स्पेस। मुझे एकदम घर के भाषा में बताओ, ये मैटर होता क्या है। मैटर वही होता है जो मैटर करता है। मैटर करता है, क्या मैटर करता है भैया? मेरे लिए तो ये पेन भी मैटर करता है, पेन मैटर है। पेन नहीं रहता हम नहीं लिख पाते, ये तो बहुत बड़ा मैटर है हमारे लिए। मेरे लिए ये बोर्ड भी मैटर कर रहा है, ये मोबाइल जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैटर कर रहा है, आप भी मैटर कर रहे हो, हम भी मैटर कर रहे हैं। हवा पानी बहुत बड़ा मैटर है, अगर ये सब ना रहे तो शायद लाइफ पॉसिबल ना हो। हवा भी मैटर है, जी हाँ हवा भी मैटर है। फिर कहोगे सर पानी भी मैटर है, हाँ सर पानी भी मैटर है। सर पहाड़ भी मैटर है, हाँ सर पहाड़ भी मैटर है। अजीब बात है भाई, ये तो सब चीज मैटर है। तो आप तो बोल रहे थे कि दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। अरे हाँ भैया, तो वही तो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि जो भी चीज मैटर करे, पृथ्वी मैटर करती है। अगर पृथ्वी नहीं रहती तो पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन संभव नहीं, पृथ्वी भी मैटर है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब कुछ मैटर है। जो भी चीज, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, उस सब का सब मैटर है। अब पल्ले पड़ा कि मैटर क्या है? जो मैटर करता है, हमारी भाषा में, साइंस की भाषा में, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। जो भी चीज मैटर कर जाए उसमें मास होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो होता है मैटर। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैटर क्या हो रहा है। ठीक है, मैटर बहुत बड़ा भी है, मैटर बहुत छोटा भी है, मैटर सॉलिड भी है, मैटर लिक्विड भी है, मैटर गैस भी है, क्योंकि सब हमारे लिए जरूरी है। अगर उनमें से कुछ नहीं रहे तो मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए उस सब मैटर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मैटर जो है, हम देख रहे हैं कि भैया मतलब एक चट्टान भी मैटर है सॉलिड फॉर्म में, एक पानी भी मैटर है, और हवा भी मैटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी मैटर है। तो इसका मतलब है भैया वो सॉलिड अवस्था में भी है, और वो लिक्विड अवस्था में भी है, और वो गैस अवस्था में भी है। इसका मतलब है कि मैटर 3 स्टेट में होता है। 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं। क्या क्या भैया? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। लिक्विड को द्रव कहते हैं। कोई भी द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज नहीं करिएगा। द्रव्य का मतलब पदार्थ, द्रव्य का मतलब ये तीनों, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये सब का सब एक पदार्थ है। और इस पदार्थ में एक लिक्विड पदार्थ जो है वो द्रव है। यानी द्रव एक कंप्लीट टर्म है, एक बड़ा टर्म है, और इसके अंतर्गत एक टर्म आता है जिसको द्रव कहते हैं। तो द्रव्य और द्रव में अंतर समझिएगा। चलिए ठीक है, अब बात होता है कि भैया आप कह रहे हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 वो स्टेट ऑफ मैटर है। हमने तो पढ़ रहा है कि 5 स्टेट में मैटर है। एक को हम प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं, एक को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। तो आप 3 क्यों कह रहे हो? रुकिए जरा, रुकिए, बताता हूँ। कह इसलिए रहे हैं सर कि आधार है, हर चीज का एक बेस होता है। जैसे क्या है ना, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, एक तो हो गया सॉलिड, एक मिनट, मैटर को जो बांटा गया है वो 2 आधार पे बांटा गया है। एक तो
जो मैटर के कण हैं उनके कणों के बीच की दूरी के आधार पर, कणों के बीच की दूरी के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है वो तापमान यानी टेम्परेचर के आधार पर। जैसे यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हम जानते हैं कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड के जो भी पार्टिकल हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए। देखिए, मान लीजिए सॉलिड है, इसके ये पार्टिकल ये सब एकदम चिपके हुए आपस में, इनके बीच में क्या है, गैप नहीं है, इसलिए ये क्या है, सॉलिड है। यही अगर हम लिक्विड में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच क्या है, दूरी है। और जब यही हम गैसियस स्टेट में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर कंडीशन में है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉलिड है इनके कणों के बीच की दूरी नेग्लिबल है, बहुत नहीं के बराबर, बहुत क्लोज पैक है। ठीक है, यहाँ जो लिक्विड है इनके कणों के बीच में थोड़ा दूरी है, यहाँ बिल्कुल दूर है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके कणों की बीच की दूरी के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्था में बांट दिया गया। लेकिन हो क्या रहा है सर, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि सॉलिड को टेम्परेचर दिया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को टेम्परेचर दिया तो गैस बन गया। इसका मतलब ये अपनी अवस्था को भी परिवर्तित कर देते हैं, ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। वो एक कांस्टेंट अवस्था है कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज है, यहाँ थोड़े दूर है, यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास सॉलिड में कोई बर्फ़ का टुकड़ा है और इस बर्फ़ के टुकड़े में मैंने थोड़ा सा इसको हीट दिया तो ये लिक्विड बन गया, मतलब आइस से ये क्या बन गया, वाटर बन गया। और फिर और हीट जब हम दे रहे हैं तो वाटर से ये क्या बन जा रहा है, ये गैस बन जा रहा है, मतलब वेपोराइज हो जा रहा है, वाष्पीकरण हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसको फिर से हम लोग देखते हैं, ये सॉलिड था, हमको हीट दिए, इसको ये लिक्विड हुआ, और हीट दिए तो गैस हो गया। अब हम इसको और हीट कर देते हैं तो फिर ये अपना अवस्था परिवर्तन कर देता है और ये आ जाता है प्लाज्मा अवस्था में। और ये जो सॉलिड है इससे और थोड़ा सा हीट निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में। ये बताने वाले भी हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस, उनकी कहानी भी मैं बताऊंगा। अब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड है, बर्फ है, बर्फ से पानी बना, पानी से ये वेपोराइज हो गया। ठीक है, वाटर गैस, मतलब ऊपर जा करके वेपोराइज हो गया। अब वहां से जब हम और ज्यादा हीट इसको दिए तो हमको क्या पता चल रहा है कि अब ये आयनित हो गया। अब ये आयनित अवस्था में आ गया, यानी कि तापमान देने पर इसका अवस्था परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ जो 3 फेज माना गया है, ये 3 माना गया है कि ये इस अवस्था में रहते हैं, लेकिन इस अवस्था में अगर हीट दे दिया जाए तो ये अवस्था परिवर्तन कर देते हैं। और हीट तापमान है, इसीलिए यहाँ तापमान के आधार पर 5 अवस्था माना गया है पदार्थ का, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक्चुअली में ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसकी कहानी एक बार मैं जरूर करूंगा। ये हमारे महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको कि हम लोग 273.15 के बराबर मानते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो इसको कहते हैं। हुआ क्या था कि हम लोग तो जानते थे कि भैया ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड में सारे अणु एकदम पास पास हैं, इनके बीच कोई भी जगह नहीं है ना। लेकिन होता क्या है कि कोई भी अणु, चूंकि ये गोलाकार अवस्था में है, देखिए आप इनको सटाइए, जब आप इनको कितना भी सटाएंगे ना तो इनके बीच देखिए थोड़ा सा जगह बच जाता है। यही काम हमारे महान वैज्ञानिक बोस ने किया था
कि इस अवस्था को भी एकदम चिपका कर रख दिया था, तब वो जा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के पोजीशन पे आ गया था। इस पर वो डिटेल चर्चा होगी। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टेट ऑफ मैटर पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया जब वो न्यूट्रल स्टेज में है तो सॉलिड है, उसका थोड़ा सा दूरी पे है तो गैस है, उसके कण और ज्यादा दूरी पे हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, वहां पे उसकी वो जेन्युइन अवस्था है। ठीक है, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे गर्मी लगेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ठंडा लगेगा तो मैं ओढ़ लूंगा, लेकिन मेरा न्यूट्रल अवस्था क्या है? न्यूट्रल अवस्था है कि हम आपके सामने खड़े हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये न्यूट्रल अवस्था है इसका, कि सॉलिड ऐसा होता है, लिक्विड ऐसा होता है, गैस ऐसा होता है। सॉलिड के पार्टिकल ऐसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल ऐसे होते हैं, गैस के पार्टिकल ऐसे होते हैं। यानी पार्टिकल यानी कण के दूरी के आधार पर ये तीन अवस्था में ये पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो है अवस्था परिवर्तन करने का गुण भी पाया जाता है, और गुण ये होता है कि जब उसको टेम्परेचर दोगे तो वो सॉलिड से भी लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। अभी ये ऑलरेडी सॉलिड है, ठीक है, ये ऑलरेडी लिक्विड है, ये गैस, लेकिन सॉलिड से हम एनर्जी दे करके, हीट दे करके उसका अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो लिक्विड में और एनर्जी देंगे तो गैस में और एनर्जी देंगे तो प्लाज्मा, और अगर हम सॉलिड से और ज्यादा एनर्जी खींच लेंगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम बात कर लिए। अब बात होता है कि ये प्लाज्मा अवस्था क्या है। प्लाज्मा अवस्था क्या है? तो होता ये है कि जब कोई चीज गैसियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको और ज्यादा एनर्जी देते हैं तो वो आयनित अवस्था में आ जाता है, जिसको इंग्लिश में आयोनाइड फेज कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि वहां पर जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कभी पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी चीज दुनिया का जो होता है वो सब एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के बीच में कोई भी पदार्थ है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। ये एटम हो गया, और इस एटम के बीच में प्लस चार्ज होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी काम करता है। ठीक है, और इस एनर्जी के कारण ये दोनों मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स होता है, ये आपको फोर्स इज इक्वल टू होता है के G1 G2 बाय आर स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है कि एक G1 जो हो गया इस चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, G2 जो हो गया यहाँ प्लस चार्ज प्रोटॉन के लिए हो गया, इन दोनों के बीच का जो दूरी है रेडियस हो गया आर स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो, और के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये होता है कि इसको तोड़ना जनरल पोजीशन पे जनरली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंडीशन होता है, वो आयनित अवस्था में आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से इस मतलब प्लस चार्ज से तोड़कर अलग कर देते हैं, तो वो अवस्था आयनित अवस्था कहलाती है। समझ रहे हैं ना? जब कोई पदार्थ में उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसके प्लस चार्ज से तोड़कर अलग कर देते हैं, जिसमें बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन फेज। और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही मतलब साधारण शब्दों में अपने बातों को रखें, ज़्यादा मतलब साइंटिफिक भी नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग साइंस का क्लास नहीं जनरल साइंस का क्लास कर रहे हैं। तो जनरल साइंस के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम कोशिश क्या किए कि पदार्थ की अवस्था को हमने समझाने का प्रयास किया कि पदार्थ जो होता है उसमें दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है, एक तो टेम्परेचर के आधार पर और पार्टिकल के कणों के बीच की दूरी के आधार पर। यहाँ पे तीन अवस्था सॉलिड लिक्विड गैस होता है, और यहाँ टेम्परेचर देने के कारण सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। क्या होता है प्लाज्मा अवस्था? तो गैस से गैसियस फेज से प्लाज्मा के फेज में जाने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहिए उसको, यहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आयोनाइज होने के बाद वो चीज़ मतलब कटायन, जिसको प्लस कहते हैं आप, माइनस अनायन, धनायन, मतलब कटायन अनायन हिंदी में आप लोग क्या कहते होंगे, धनायन ऋणायन, इस फेज में आ जाता है। तो वो आपका प्लाज्मा अवस्था होता है। और सॉलिड से भी ज़्यादा आपका जो है सो एक स्ट्रॉन्ग मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसको हम लोग कहते हैं कणों के बीच का। तो हम इसको और ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं एनर्जी निकाल करके, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होते हैं। ठीक है, तो हम जान गए कि पदार्थ जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं और तापमान के आधार पर वो 5 प्रकार के नहीं, उन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से, आप लोगों के सामने अपने बातों को अच्छे से रख सकूं। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को यहीं पे होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे हमारा ये पदार्थ था, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, तो हम सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, तो इस फेज को क्या कहते हैं ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ और चर्चा करेंगे। हमने कहा था कि जो सॉलिड होता है या जो लिक्विड होता है या गैस होता है, यानी कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन जो है H2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि थोड़ा सा मतलब नेचर में हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में जो हाइड्रोजन मिलता है वो H2 के रूप में होता है। प्रकृति में जो ऑक्सीजन होता है वो O2 के रूप में होता है। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक और बात आपको रखता हूँ। तो आपने जाना कि जो सबसे छोटा कण जिससे मिलकर पदार्थ बने होते हैं, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, हालांकि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होता है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का जो फंडामेंटल, जो मूलभूत तत्व है जिससे मिलकर बना होता है, जैसे हमारा हम है इंसान जो है, किसी भी कोई भी जो इंसान बना है तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है ना। बहुत सारा सेल मिला तब जाकर के टिश्यू मिला, टिश्यू जल के ऑर्गन बना। तो इस तरह से तो फंडामेंटल यूनिट हम जानते हैं कि क्या है, तो सेल है। तो उसी तरह से किसी भी पदार्थ का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो वो मूलभूत कण, वो सबसे छोटा कण जिससे मिलकर कोई पदार्थ बनता है, हम लोग एटम कहते हैं। तो ये जो एटम है, जैसे आप जान रहे हैं हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इनको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। यहाँ हीलियम का एक एटम है, हीलियम इसी अवस्था में रहता है, इसको हम लोग परमाणविक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणविक अवस्था, यानी एटॉमिक स्टेट। लेकिन जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, नाइट्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है ना। तो ये जो है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारा कण है वो डाई एटॉमिक स्टेट में है। क्या है, डाई एटॉमिक स्टेट, जिसको हम लोग द्विपरमाणविक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपरमाणविक अवस्था। तो ये जो है हमारा, ये हो गया परमाणु और ये हो गया अणु। यानी एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज्यादा एटम जैसे ही मिला तो वो अणु कहलाया। सिंगल एटम है तो परमाणु हुआ। तो डाई एटॉमिक फेज या डाई एटॉमिक से भी ज्यादा हो
तो वो हमारा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, जिसको कि मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आप परमाणु और अणु में अंतर समझ रहे हैं। अब सवाल उठता है एक चीज और कि यौगिक क्या होता है, यानी कंपाउंड। जैसे आप देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हो गया H2O हो गया, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 हो गया, ग्लूकोज के लिए C6H12O6 हो गया। यहाँ भी ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ भी ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, लेकिन ये डाई एटॉमिक अवस्था में है, 2 एटम के मिलने से बना है। यहाँ पे डाई एटॉमिक अवस्था नहीं है, उससे ज्यादा है, ग्रुप ऑफ एटम है। जब सिंगल एटम हो तो परमाणु, 2 एटम हो तो अणु, और यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ एटम हो जाए तो हो जाता है कंपाउंड, यानी कि यौगिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ, वो जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से वो रहेगा परमाणु ही। ठीक है, हम कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि सर आप ये कहाँ आ गए, परमाणु अणु यौगिक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप पदार्थ पढ़ा रहे थे एटम में पहुंच गए। सर हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि पदार्थ में पहुंचने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, नेचर में प्रकृति में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो O के रूप में नहीं पाया जाता है, प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है। यानी प्रकृति में सिंगल O नहीं होता, O2 हम लोग जो लेते हैं वो O2 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि सपोज करिए यहाँ पे हीलियम है, तो ये सारा जो पार्टिकल है ये सब का सब हीलियम का ही पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि H2 है तो एगो H ये होगा, दूसरा H ये होगा, नहीं, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है। अगर ये नाइट्रोजन है, ये इस जार में अगर नाइट्रोजन रखा हुआ है तो इसमें हर कण N2 है। कभी ये नहीं सोचिएगा कि ये एक N है, ये दूसरा N है। ठीक है, और यहाँ कंपाउंड में अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज करिए वाटर कहीं रखा हुआ है, तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर अंदर में है तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये एक हाइड्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन है। उस वाटर, किसी बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है तो उसमें पानी का जो पार्टिकल है वो हर कण H2O ही है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं। अगर वो, यानी पदार्थ इनमें से किसी भी अवस्था में रह सकता है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो यौगिक हो, लेकिन जब परमाणुिक अवस्था में रहेगा तो उसका हर कण वही सिंगल परमाणु होगा। जब वो अणु की अवस्था में रहेगा तो हर कण उसका अणु ही होगा, और जब यौगिक अवस्था में होगा तो हर कण उसका यौगिक होगा। आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां से परमाणु, अणु और यौगिक में अंतर भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। हम जहां पे जाने वाले हैं कि भाई हमने पदार्थ की अवस्था कह ली थी, अब हम बात कर रहे हैं कि कोई पदार्थ, जैसे बर्फ ही है, बर्फ को अगर हीट देते हैं तो हीट देने पर क्या हो जाता है, आइस वाटर बन जाता है। या आपका आइसक्रीम ही है तो वो सॉलिड फॉर्म में है ना, जब वो पिघलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड अवस्था है, यहाँ से मैंने इसको हीट दिया, ये हीट का सिंबल है, तो ये लिक्विड बन गया, और हीट दिया तो ये गैस बन गया, और हीट दिया तो ये प्लाज्मा बन गया। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड की जो अवस्था होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम लोग क्या कहते हैं, गलन, यानी कि मेल्टिंग। और ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल कंपटीशन में पूछा जाने वाला आम क्वेश्चन है। ठीक है,
लिक्विड से गैस में जो जाते हैं इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। और लिक्विड गैस से अगर हम लोग प्लाज्मा कंडीशन में जाते हैं तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन, यानी कि आयनीकरण। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग प्लाज्मा स्टेट से गैसियस स्टेट में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डी आयोनाइजेशन। ये एकदम वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में फैक्ट के रूप में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इसीलिए इसको मैं बोल दे रहा हूं। अगर हम गैस से लिक्विड के स्टेट में आते हैं तो इसको हिमीकरण, यानी कि हिंदी में हिमीकरण, इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। सॉरी, गैस से लिक्विड, इसको कंडेंसेशन क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। और लिक्विड से सॉलिड के स्टेट में आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिमीकरण, यानी कि फ्रीजिंग। बताते हैं अभी इसको क्या होता है। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में आया, आइस थी, बर्फ थी, पिघल कर वाटर बन गई, गलन। लिक्विड से गैस बन गया, पानी को गर्म किया, वाफ बनकर ऊपर उड़ गई, वेपोराइजेशन। उस गैसियस स्टेट को भी और एनर्जी दे दिया, जो मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाता है ना। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू kG1G2/r²। तो वो हो गया आयोनाइजेशन। ठीक है। 1 मिनट, मेरा बेटा रो रहा है। क्या हुआ? ज्यादा रो रहा है क्या? एक्सक्यूज मी। चलिए, तो जान गए कि सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज हो रहा है। अगर इसी प्लाज्मा कंडीशन से हम गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, यानी उस आयोनाइजेशन से हम और एनर्जी निकालते हैं, तो डी आयोनाइजेशन। अब कोई गैसियस स्टेट में है और गैसियस स्टेट से जब हम उसको लिक्विड के स्टेट में लाते हैं तो कंडेंसेशन। जैसे कि आप सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते होंगे, गैसियस स्टेट में जो वेपोराइज होकर के बादल बनता है ना, ऊपर जा करके वो वेपोराइज हो जाता है लिक्विड से, फिर वो गैस बन जाता है। और फिर जब वो ठंडा होता है तो वो बरस करके धरती पर ही आ जाता है। या फिर आप एक सिंपल ग्लास में पानी का एग्जांपल ही लीजिए। आप गर्म पानी को रखिए ग्लास में, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बूंद बूंद दाग दाग सा ग्लास में वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। तो वो जो वाटर वेपर जो ऊपर गया था, वही वाटर वेपर जब ठंडा हुआ तो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड लिक्विड स्टेट में आ गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और पानी को आप फ्रिज में रख करके जब जमा देते हैं तो फ्रीजिंग। ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस। और चौथा एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ जाता है कि किसी भी पदार्थ को सॉलिड से डायरेक्ट अगर हम गैसियस स्टेट में ले आते हैं तो सॉलिड से जब गैस बनता है तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। जैसे कि आप कपूर जलाते हैं तो कपूर जलने के सॉलिड है, लेकिन जलने के बाद वो लिक्विड नहीं बनता है, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। और गैसियस स्टेट से अगर वो डायरेक्ट सॉलिड के स्टेट में आ जाए तो गैसियस स्टेट से सॉलिड से अगर गैसियस स्टेट में आता है तो सब्लिमेशन। और गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड की अवस्था में आता है तो उसको हम लोग डीकम्पोजिशन कहते हैं, यानी निक्षेपण, सब्लिमेशन को ऊर्ध्वपातन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल इससे आगे चलेंगे हम लोग। आज एक बार नटसेल में रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो मैटर जो मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करता है भाई, हर चीज़। ठीक है। और अगर साइंस की भाषा में बोलें तो दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। मैटर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तापमान के आधार पर और कणों के बीच की दूरी के आधार पर। कणों के बीच की दूरी के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तापमान के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में टेम्परेचर दिया तो प्लाज्मा, और सॉलिड से एनर्जी को निकाल लिया
तो वो बन गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 पार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को हमने जाना कि जो एटॉमिक स्टेज में है यानी सिंगल एटम अगर है तो उसको हम लोग एटॉमिक स्टेट परमाणविक अवस्था कहते हैं। जैसे कि हीलियम, नियॉन, जो मेरा इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, तो ये सब क्या है, एक एटम से मिलकर बना है, परमाणविक अवस्था में है। अगर 2 एटम हाइड्रोजन का मिल जाए तो H2 हो गया, वो मेरा मॉलिक्यूल कहलाया। और अगर ग्रुप्स ऑफ एटम मिल गया तो वो हमारा कंपाउंड कहलाया। ठीक है, कंपाउंड और क्या कहते हैं मिक्सचर में हम लोग डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। अब क्या है कि सॉलिड से जो अवस्था परिवर्तन होता है पदार्थ का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसका अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग यानी गलन हो गया। लिक्विड से गैस में जाते हैं यानी सॉलिड यानी आइस को पिघलाया तो वो वाटर बन गया, तो ये गलन हो गया। लिक्विड से गैस, वाटर वेपोराइज हुआ तो वेपोराइजेशन हो गया। गैसियस अवस्था में और हीट दिया तो प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा से गैसियस स्टेट में आने को ये आयोनाइजेशन था तो ये डी आयोनाइजेशन। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आया तो कंडेंसेशन यानी संघनन। जो मैंने ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया था कि गर्म का पानी को आप ग्लास में रखिए और आप पानी को पी भी जाएं या छोड़ भी दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें वाटर मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, तो वो जो गर्म पानी जो वाफ बनकर उड़ा था वो गैसियस स्टेट से अब फिर से लिक्विड स्टेट में आएगा तो वो बूंद बूंद के रूप में आपको दिखेगा। तो दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड का एग्जांपल तो आप लोग डेली घर में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गलन। ठीक है, अब सॉलिड से डायरेक्ट अगर हम गैसियस स्टेट में आ गए, सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, और गैस से सॉलिड में आ जाएं तो डीकम्पोजिशन यानी निक्षेपण। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारा पदार्थ है तो वो मतलब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।